हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द टॉपिक मॉडल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मॉडल्स। वेरी इजी टॉपिक बेटा, एंड यू आर नॉट न्यू रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू हैव फैमिलियर दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आप फैमिलियर है, यू नो वेरी वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दूसरे टॉपिक से इसे कोरिलेट करूंगी बेटा, ध्यान से समझना। देखिए, हमने अभी टॉपिक क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन दैट आई टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन इंग्लिश। सो विच वर्ब्स आर यूज्ड? प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। भी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये दो वर्ब आपकी यूज होती हैं। एक तो प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड नेम इज मेन वर्ब, जिसे हम भी सेकंड नाम लेते हैं क्या? मेन वर्ब। एंड ऑक्सिलरी वर्ब सेकंड नेम क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दीज टू वर्ब्स आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, सब समझते होंगे, इतना कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल ही देती हूँ। द women was wearing ugly earrings. ठीक है, the woman was wearing ugly earrings. In this sentence, this one is playing the role of a auxiliary verb, helping verb, and this one is playing the role of a main verb. ये किसका मेन रोल प्ले कर रहा है? मेन वर्ब का। ठीक है, the second sentence, we should obey our parents. We should obey our parents. ठीक है, in this one, should playing the role of auxiliary verb and obey is playing the role of main verb. ये किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा? auxiliary verb का। और ये किसका रोल प्ले कर रहा है? main verb का। Got the thing? So two types of verbs, principal verb और main verb. Then lexical verb also these are called, इन्हें lexical verb भी बोलते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है आज इससे रिलेटेड है, आज हम सिर्फ इस पे बात करेंगे, auxiliary verb। ठीक है, auxiliary verb। अब आते हैं auxiliary verb पे। यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। auxiliary verb की बात करें तो auxiliary verb are of three types. auxiliary verbs, these are of three types. First one, the main auxiliary verbs. ठीक है, second one, modal auxiliary verbs. Third one, partial modal auxiliary verb. Is it clear? Main auxiliary verbs include, देखो हमने हेल्पिंग वर्ब की डिफाइन कर दी कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। समझ रहे हो कि कोई भी सेंटेंस, जैसे हमने अभी वॉज वेयरिंग लिखा था, उस एक में हेल्पिंग वर्ब वॉज थी, सेकंड वाले में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? शुड थी। तो अब ये अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब, दीज आर 4 मेन ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें बेटा, आपकी जो है वो कितनी है? सॉरी 3 है। बी फॉर्म, ठीक है, हैव फॉर्म, डू फॉर्म। इसको यहाँ की बजाय देखो यहाँ पे लिखती हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा इसके साथ में। मेन ऑक्सिलरी वर्ब, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन बी, सेकेंड वन डू, थर्ड वन हैव। मेन ऑक्सिलरी, ओके। बी फॉर्म इंक्लूड्स is am are और was were. बी फॉर्म इंक्लूड्स is am are और was were. बी के साथ यूज हो, बी जो इंक्लूड करता है अपने साथ is am are और was were को। ठीक है, डू इंक्लूड्स डू डज डिड। डू किसको इंक्लूड करता है? डू डज और डिड को। हैव इंक्लूड्स हैज हैव हैड। किसको इंक्लूड करता है? हैज हैव और हैड को। सो इजी, बहुत इजी सी बात है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी को अपने मन में आप पिक्चर बना लो, हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ा टिपिकल वर्ड आपको लगता होगा, हेल्पिंग वर्ब से बड़े इजी समझ जाओगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यही लगती है, इज एम आर और वाज वर्ब, ये हुई मेन। ठीक है, डू डज डिड और हैज हैव हैड। सेकेंड है मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज इंक्लूड्स बेटा विल, शैल, वुड, शुड, कैन, could, may, might, must, these are, okay, these are modal auxiliaries. ये हमारी क्या होगी? modal auxiliaries. अब आते हैं थर्ड पे, partial modal auxiliaries. ये किस बला का नाम है? इस बात को ध्यान से समझना।
पार्शियल मॉडल, दिस वन प्ले द रोल ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब, दिस वन प्ले द रोल ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती हैं। और पार्शियल मॉडल एक्सिलरीज जो हैं, दीज प्ले द रोल ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आल्सो। दीज आर हैविंग टू क्वालिटीज, इनके अंदर तो एक ही क्वालिटी है। एक क्वालिटी कौन सी? यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ कैसे यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होती है। But these are having two quality. These could be used as helping verb and these could be used as main verb. अब वो हैं कौन से? वो मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, वो मॉडल्स हैं बेटा हमारे यूज टू, ठीक है, सेकेंड, देयर, थर्ड, नीड। क्लियर? यूज टू, देयर और नीड, ये हमारे क्या हुए? पार्शियल मॉडल्स। ठीक है, हमने बात की मॉडल्स। अब यहीं से निकलेगी, अभी डेफिनेशन इसकी लिखूंगी मैं आपकी, उससे पहले हमने स्टार्ट किया बेटा वर्ब। वर्ब आर ऑफ टू टाइप, वर्ब दैट इज ऑफ टू टाइप, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। टू टाइप ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड। प्रिंसिपल वर्ब प्ले द रोल ऑफ मेन वर्ब and auxiliary verb play the role of a helping verb. Auxiliary verb are divided in three parts. First one main auxiliary, okay, second one modal auxiliaries and third one partial modals. Partial modal auxiliaries आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको। main auxiliary जो main helping verbs, these are of three types: be, do और have. be includes is, am, are, do includes do, does, did, have include has, have, had। ठीक है, मॉडल्स की बात करें, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये हमारे क्या हुए? मॉडल्स हो गए। फिर पार्शियल मॉडल्स की बात करें बेटा, पार्शियल मॉडल्स विच प्ले द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब आल्सो और मेन वर्ब आल्सो। दीज आर थ्री, यूज टू, डेयर और नीड। यूज करेंगे तब सारा बताऊंगी हाउ इट इज, कैसे यूज होते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। टाइप समझ आ गया ऑक्सिलरी वर्ब का? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब आते हैं अपने मॉडल पे। भी मॉडल है, उसकी क्या क्वालिटी है? भाई आई टोल्ड यू दिस वन, मैंने आपको ये सारा जो है वो क्यों बताया? बिकॉज मॉडल्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ ए ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल भी एक तरह की क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अब बात आ गई कि भी हेल्पिंग वर्ब है, तो अब नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेन वर्ब। सेकेंड थिंग कहती है, so with those auxiliary verbs, with those modals, always first form of the verb is used। क्या यूज होती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स प्ले द रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करते हैं। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। ठीक है, लिखा था, तो वहां पे शुड हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा था और ओबे मेन वर्ब का। तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगी, ओबे आपकी कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बेटा उसके साथ वर्ब कौन सी लगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड पे आते हैं। थर्ड रूल कहता है, विद दीज मॉडल्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ ये बात, इस बात का क्या मतलब है। ही कैन स्विम, ठीक है, आई कैन स्विम, he can write the letter, he can write, I can also write. Then when subject is changed, there is no effect on the modal. modal पे helping verb पे कोई effect नहीं आ रहा, it's same। ये क्या है आपका? same है। if I am writing, I am writing a letter, ठीक है, I am writing a letter, he is writing a letter, तो यहाँ पे ये auxiliaries जो है, इन पे subject का effect आ रहा है, but ये these modals are not affected by, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का नहीं होता। दिस रिमेन्स सेम। ये कैसी रहती है? बिल्कुल सेम रहती है। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें सबको क्लियर होंगी। आई होप दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर। मॉडल्स प्ले द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके, एंड दीज इंक्लूड्स पार्शियल मॉडल्स ऑल्सो। पार्शियल मॉडल्स यूज टू, डेयर और नीड, ये बातें भी आपकी यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इसके बाद फोर्थ में लिख लीजिए। With these first form of the verb is used, but to plus first form is also used only in the case of ought and used। ought and used, ये दो मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा क्या यूज होती है बेटा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विद अदर्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉट यूज्ड, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, फिफ्थ हम जो बात करें इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पार्शियल मॉडल्स यूज टू, डेयर एंड नीड।
These play the role of a main verb and helping verb also. ये दोनों का रोल प्ले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. अब अपने यूजेस पे आ जाते हैं. भी मॉडल्स, ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के तौर पे बताई हैं. हाँ, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. एरर में ऐसे ही देते हैं कि मॉडल देंगे और थर्ड फॉर्म दे देंगे. सो यू मस्ट नो दैट विद मॉडल्स ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. मॉडल के साथ हमेशा क्या यूज होता है बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, एक एरर वो यहाँ से बहुत देता है. मॉडल के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म देता है बट फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड. फिर ये आपका एरर यहाँ से भी आ सकता है. विद यूज्ड डेयर or need those are sorry with used or ought sorry if with these to is not given. used और ought के साथ बिना to के वो वहाँ पे verb mention कर दे. so you must know that with ought or used to plus first form is used. किसके साथ क्या यूज होता है बेटा? to plus first form. got it? इतनी बात आगे समझ. चलिए अब आते हैं अपने यूजेस पे. यूजेस है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा विल शेल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और यूज होते हैं आपके बहुत सारे सेंटेंसेस में. कैसे? देखिए, विल और शेल, इन दो की बात करेंगे. फर्स्ट यूज, these two are used as helping verb in future tense. These two are used as helping verb in future tense. Okay, he will go to Delhi tomorrow. He will go to Delhi tomorrow. So फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर भी वो कल दिल्ली जाएगा, तो उसने क्या यूज किया? ही के साथ विल का यूज किया. सो दीज आर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस. बट बिसाइड दैट, अब कहीं पे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि शेल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा. तो ये समझिए, विद आई एंड वी, इन शॉर्ट वी कैन से दैट विद फर्स्ट पर्सन. तीन पर्सन होते हैं ना हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. विद फर्स्ट पर्सन, विद आई और वी, शेल इज यूज्ड. सो इजी. ठीक है, विद रिमेनिंग, रिमेनिंग भी कह सकते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं. विद सेकंड, थर्ड और प्लूरल, कोई भी आपका प्लूरल हो, सिंगुलर हो, ठीक है, और थर्ड पर्सन हो, ठीक है, उन सबके साथ आपका यूज क्या होगा? विल का यूज होगा इन फ्यूचर. किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? फ्यूचर की. ठीक है, जैसे वो कहे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, सॉरी आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. I shall go to Delhi tomorrow. ठीक है, सेकेंड लिखे he will go to Delhi tomorrow. So it's representing future. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फ्यूचर को. चलिए अब आते हैं मेन मॉडल पे. ये सबसे इंपॉर्टेंट है बात, यहाँ पे समझना. This representing time, but modals doesn't represent time. Modals doesn't represent time, they represent mood. They represent mood. They represent your opinion. They represent your opinion. Okay, आपका क्या भाई ओपिनियन है, क्या आइडिया है, कैसा मूड है, what you want to say, those are represented with the help of modal. ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही आप एग्जाम्पल उठाएं सिंपल सा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स. तो व्हाट इज गिवन हियर? सजेशन. वहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सजेशन दिया गया, आपको सजेस्ट किया गया, एडवाइस दी गई है. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मूड, ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस वन इज ओनली रिप्रेजेंट टेंस. तो ये तो सिर्फ आपको फ्यूचर में काम आ रहा है. बट इन द केस ऑफ मॉडल्स, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग, इस बात को अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा. ठीक है, आपका देखो DCPT, D रिप्रेजेंट डिटर्मिनेशन. D रिप्रेजेंट डिटर्मिनेशन. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिटर्मिनेशन. ठीक है, C रिप्रेजेंट कमांड. C रिप्रेजेंट कमांड. P रिप्रेजेंट प्रॉमिस. P रिप्रेजेंट प्रॉमिस और T रिप्रेजेंट थ्रेट. T रिप्रेजेंट थ्रेट. If you want to use these are used in these situation to represent these opinion. ये ओपिनियन अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then you will use will और shall. अब फिर यहाँ पे डाउट आ गया, तो फिर सब में will और shall दोनों का नाम लिया मैम आपने, तो किसके साथ will लगेगा, किसके साथ shall? देखिए यहाँ हो जाएगा बेटा उल्टा. ऐसे फ्यूचर में तो मैंने क्या कहा,
आई और वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल। अब मैं कह रही हूँ बाकी सबके साथ शेल और आई और वी के साथ विल। किसमें? व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग दी सिचुएशंस, जब आप ये इन सिचुएशंस में मॉडल का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। ठीक है, कोई कह रहा है, मैं कह रही वालों कि भी मैं जज के सामने बिल्कुल सरेंडर नहीं करूंगी। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर? डिटर्मिनेशन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिटर्मिनेशन? दृढ़ निश्चय। भी आपने कुछ डिटरमाइन कर लिया कि मैं ये जरूर करूंगा, देन विद आई व्हाट इज यूज्ड? विल। क्या यूज किया बेटा? विल। समझ आ गई होगी बात। सेकंड पे आते हैं, कमांड। ठीक है, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है, ये हुआ डिटर्मिनेशन। सेकंड आपकी क्या आ गई बेटा? कमांड। ठीक है, आपने कहा आप बाहर बैठेंगे, कौन सा पर्सन आ गया? सेकंड पर्सन। सेकंड और थर्ड के साथ क्या यूज किया? शेल। तो यहाँ क्या लगा दिया? शेल। से देयर इज अ सेंस ऑफ कमांड। किसकी सेंस है बेटा? कमांड की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉमिस पे। ठीक है, प्रॉमिस, यू शैल बी रिवार्डेड। यू शैल बी रिवार्डेड, भाई तुम्हें इनाम दिया जाएगा। प्रॉमिस कर लिया। नाउ इफ सम सेंटेंस, सम स्टूडेंट विल से दैट, आप कुछ कहेंगे नो मैम वी विल नॉट राइट डाउन इन सच मैनर, वी विल राइट डाउन यू विल बी रिवार्डेड। यू विल बी रिवार्डेड। डेफिनेटली इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। यू विल बी और यू शैल बी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंस, लेकिन दोनों में सेंस का डिफरेंस है। इफ यू आर यूजिंग यू विल, यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग दैट पर्सन। आप सिर्फ उस पर्सन को क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हें जो है इनाम दिया जाएगा। बट इन दिस वन यू शैल, यू आर मेकिंग प्रॉमिस। इसमें आप उससे क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इन द केस ऑफ प्रॉमिस, यू विद सेकंड और थर्ड पर्सन शैल इज यूज्ड। ठीक है, अब आते हैं थ्रेट पे। सिंपल सा यूज भी करते हैं, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल स्पॉइल यू, आई विल किल यू, आई विल बीट यू। ठीक है, यूज करते हैं। तो जिस अगर किसी धमकी के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे? जो है वो विल और शेल का यूज करेंगे। सो सिंपल। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया। भी सिंपल सी बात है, फ्यूचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन विद फर्स्ट पर्सन शेल इज यूज्ड and second and third will is used. But if you are representing determination, command, promise, threat, then these will be interchanged. ये क्या हो जाएंगे? आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। ये इधर चला जाएगा और ये इधर। ये वर्ड आपको याद रखने हैं तो सिंपल सी बात है। अगर भाई ट्रिक के उससे रखना चाहो, अदरवाइज वैसे भी याद रह जाते हैं। डीसीपीटी करता है, डीसीपीटी करता है, तो उससे भी याद हो जाते हैं 4 वर्ड्स। गॉट इट? चलिए, इतना समझ आ गया होगा। अब 2 पॉइंट और बचे हैं बेटा, फिर विल शेल का यूज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही कंप्लीट करेंगे। देखिए, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नाउ लिसन, विल शेल, शेल इज आल्सो यूज्ड टू ऑफर सर्विसेज। देखो इस बात को ध्यान से समझना, टू ऑफर सर्विसेज। और इसको अगर सिंपल उसमें जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा। डैश आई कैरी दिस बॉक्स या योर बॉक्स इनसाइड द रूम फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी को ऑफर सर्विसेज में ये रखे कि हम कितने वर्ड्स याद रखें, तो एक सिंपल सा रूल भी आप याद रख सकते हैं। देन सिंपल रूल, इन द केस इंटरोगेटिव सेंटेंस इज रिप्रेजेंटेड, इफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज रिप्रेजेंटेड, इन दैट केस देयर इज अ ऑप्शन विल और शेल। अगर वहां पे ऑप्शन आपका विल और शेल में से क्या चूज करे, देन यू विल नॉट चूज विल, यू विल चूज शेल। क्या यूज करेंगे? शेल। गॉट इट? ठीक है,
भाई आप किसी को अपनी सर्विस ऑफर करते हैं तो वहां पे भी शेल का यूज होता है, सिंपल सा रूल तो ये कहता है। बट आई एम सेइंग दैट इसको ऐसे याद कर लीजिए, इफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज रिप्रेजेंटेड देन यू विल नॉट यूज विल, यू विल यूज शेल। अगर आपके पास दो ऑप्शन है और आप ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज को तो वहां पे क्या यूज करेंगे, शेल का यूज करेंगे। गॉट इट? शेल के इतने ही थे। अब विल का एक और रूल है, उसको और समझ लेते हैं बेटा। विल इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। विल इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराए थे बेटा, मैंने तब भी बताया था आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की 3 कंडीशंस, ठीक है? उनमें से एक कंडीशन में विल यूज होता है, ओनली इन वन कंडीशन। आज सिर्फ उसी कंडीशन की बात करेंगे। देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। सो सिंपल भाई। इफ sentences, conditional sentences, in that case in the first one present indefinite is used, means first form is used, and for representing result will plus first form is used. Got it? इतनी बात आ गई बेटा समझ? ठीक है। अब यहाँ पे कई बार एरर वो कैसे देता है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। नो, in one sentence if sentences in both cases will is not possible। भाई दोनों फ्यूचर में कैसे पॉसिबल है? एक प्रेजेंट में होगा तभी तो फ्यूचर में रिजल्ट आएगा। भाई ये काम आप प्रेजेंट में करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट इन फ्यूचर। आज कड़ी मेहनत करते हैं तो आज ही थोड़ी रिजल्ट आएगा, आज ही थोड़े पास हो जाओगे। नाउ यू विल वर्क हार्ड एंड देन इन फ्यूचर यू विल पास। ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो ये सिंपल सा रूल है कि इफ सेंटेंसेस में आप वहां पे फर्स्ट में प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फॉर रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड। सो दीज आर द यूजेस। ये आपके किसके यूजेस है बेटा? विल शेल के। ठीक है, शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि हमने क्या किया। हमने किया मॉडल्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स these play the role of helping verb. 3 type of auxiliary verb. Then first one primary auxiliary, modal auxiliaries, partial modal auxiliaries. Then we came our main topic modals. Modals those represent mood, opinion of the speaker। जो बोल रहा है उसकी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मूड को, ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने फर्स्ट उठाया विल शेल। विल शेल दोज आर यूज टू रिप्रेजेंट फ्यूचर। इनका यूज होता है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट दीज आर आल्सो यूज टू रिप्रेजेंट DCPT। ठीक है, डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट। बिसाइड दैट शेल इज यूज टू ऑफर सर्विसेज। इसका यूज किसके लिए होता है? सर्विसेज ऑफर करने के लिए। एंड विल इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। और विल का यूज एक प्लस हमने क्या किया? कंडीशनल में। भाई ये सारे तो इनके सेम है दोनों के, ठीक है। और ये दिस वन एंड दिस वन दीज आर डिफरेंट। ये दोनों क्या है? दोनों के डिफरेंट यूजेस हैं। समझ आ गया होगा? आपको एक एक्सरसाइज दूंगी बेटा मैं, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे। यू विल ट्राई टू डू दैट वन एंड फ्रॉम एनी ग्रामर बुक यू कैन ट्राई टू fill ups wherever the options are given will or shall। ठीक है, इनका जो है वो फीलिंग दे रखी हो, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखी हो, आप इनको फिल करके प्रैक्टिस कीजिए। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट आस्क टू मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।